अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, मैं हूं मोहम्मद तलहा और आप लोग देख रहे हैं तलहा स्पेस एकेडमी। क्या आप लोग जानते हो कि हाइड्रोजन जो है वो कार्बन के लिहाज से एक क्लीनर और एक ज़्यादा एफिशिएंट फ्यूल है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पे हाइड्रोजन की। हाइड्रोजन जो कि हो गया यहाँ पर H2। मैं कह रहा हूँ इट इज़ मोर इफेक्टिव, ये ज़्यादा इफेक्टिव है नॉर्मल कार्बन के फ्यूल से। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ? तो इसके लिए जो रिएक्शन है उससे निकलने वाली जो हीट है उसको आपने ऑब्जर्व करना होगा। सबसे पहले अगर मैं मिसाल के तौर पे कार्बन को एज अ फ्यूल इस्तेमाल करता हूँ तो कार्बन रिएक्ट करता है ऑक्सीजन के साथ, नतीजे में प्रोड्यूस करता है कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, और इस रिएक्शन के अंदर जो एनर्जी रिलीज होती है ये एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन है और एनर्जी रिलीज होती है। तो एनर्जी रिलीज होती है यहाँ पर 393.5 किलो जूल्स। और क्योंकि एनर्जी रिलीज होती है तो लास्ट लेक्चर में हमने देखा था कि एंथैल्पी या हीट ऑफ रिएक्शन जो है जब रिलीज होती है तो उसको हम नेगेटिव से शो करते हैं। ठीक है, तो मैं ये कह रहा हूं कि कार्बन डाइऑक्साइड में प्रोड्यूस हो रहा है, एज अ फ्यूल इस्तेमाल हो रहा है, तो इतनी एनर्जी रिलीज हो रही है। जबकि अगर मैं हाइड्रोजन को समझता हूं कि हाइड्रोजन जो है वो रिएक्ट करता है, तो हाइड्रोजन रिएक्ट करता है अगर ऑक्सीजन के साथ, तो नतीजे में एक क्लीनर फ्यूल तो है क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस नहीं होती बल्कि प्रोड्यूस होता है वाटर। और बैलेंस कर लो तो ये 2 2 आ गया। इस रिएक्शन के अंदर कितनी एनर्जी रिलीज होती है? इस रिएक्शन के अंदर एनर्जी रिलीज होती है -483.6 किलो जूल, यानी कि एनर्जी रिलीज होती है 483 यानी कि 483.6 किलो जूल। ठीक है जी। अब एक बात है कि हम क्या कर सकते हैं, हम जनरली क्या करते हैं, कार्बन क्योंकि हमारे पास ज़्यादा अवेलेबल है, हाइड्रोजन कम है, तो हम एक रिएक्शन करते हैं और उस रिएक्शन में हम कार्बन को रिएक्ट कराते हैं वाटर के साथ। और जब कार्बन को रिएक्ट कराते हैं वाटर के साथ तो नतीजे में प्रोड्यूस हो जाता है कार्बन डाइऑक्साइड और प्रोड्यूस हो जाती है हाइड्रोजन गैस। और इस प्रोडक्शन की वजह से ये भी 2 आ गए यहाँ पर ये जो हमने हाइड्रोजन को प्रोड्यूस कराया है इसी को हम इस्तेमाल करते हैं एज अ क्लीन या ग्रीन फ्यूल के तौर पे। तो ग्रीन फ्यूल के तौर पे इनको इस्तेमाल करना जाहिर कर रहा है कि ये फायदेमंद है। ठीक है, और इस रिएक्शन में हमें एनर्जी देनी पड़ती है। पता है कितनी एनर्जी देनी पड़ती है इस रिएक्शन को कराने के लिए? इट इज एंडोथर्मिक रिएक्शन, तो हमें यहाँ पर एनर्जी देनी पड़ती है 90.1 किलो जूल। ठीक है जी। तो ये हो गया कुछ रिएक्शन के जिसके जरिए पहले हम कार्बन को कन्वर्ट कराते हैं हाइड्रोजन में, जो कि बेहतर, एफिशिएंट और क्लीनर फ्यूल है। ठीक है, लेकिन हम क्यों बात कर रहे हैं इस बारे में? एक्चुअली मुझे आपको इंट्रोडक्शन देना था हेसिस लॉ का और उसकी अहमियत समझानी थी। यहाँ पर एक बात आप ऑब्जर्व करें कि हमने 2 रिएक्शन ऐसे देखे जहां पर एनर्जी रिलीज हो रही थी और फिर उन दोनों रिएक्शन को मतलब करवाने के लिए, यानी कि हाइड्रोजन को प्रोड्यूस करवाने के लिए हमें एक रिएक्शन मिल रहा है 90.1। हेसिस लॉ के जरिए एक बात कंफर्म है कि अगर मैं यहाँ पर डिफरेंस मालूम कर लूँ इन दोनों रिएक्शन का, फॉर एग्जांपल रिएक्शन 1 है, रिएक्शन 2 है और रिएक्शन 3 है, अगर मैं रिएक्शन 2 और 3 का डिफरेंस मालूम करता हूँ तो ये बराबर आएगा इस रिएक्शन के, क्योंकि ये रिएक्शन आपस में रिलेटेड हैं और इनके प्रोडक्ट्स और रिएक्टेंट्स काफ़ी हद तक सेम है। तो हम आम तौर पे कुछ रिएक्शंस को इस्तेमाल करके, कुछ रिएक्शंस की हीट ऑफ समीशन या एंथैल्पी को इस्तेमाल करके किसी तीसरे रिएक्शन को फाइंड आउट कर सकते हैं। और इसे ही एक्सप्लेन किया हेसिस लॉ के अंदर। हम इसको एक्सप्लेन करते हैं जो कि कहलाता है हेसिस लॉ ऑफ कांस्टेंट हीट ऑफ समीशन। तो G.H. हेस ने 1840 में इसको डिस्कवर करा और बेसिकली उसने जनरलाइज करा इसको हेसिस लॉ के तौर पे। ठीक है ना, अभी ये रिएक्शन दोबारा से देखेंगे, लेकिन सबसे पहले हेसिस लॉ बोलता क्या है इसकी स्टेटमेंट को देखिए ताकि आपको बात समझ में आए कि मैं क्यों शुरू में वो क्लीनर फ्यूल की एग्जांपल ले रहा था। तो ये स्टेट करता है कि जो हीट रिलीज होती है, द हीट इवॉल्व और एब्जॉर्ब्ड ड्यूरिंग ए रिएक्शन, किसी भी रिएक्शन में एनर्जी जो एब्जॉर्ब हो रही है या इवॉल्व हो रही है, दोनों तरीकों से हो सकता है, वो होगी मस्ट बी इंडिपेंडेंट of the particular manner in which the reaction
टेक्स प्लेस, जिस तरीके से हो रहा है, जिस मैनर में हो रहा है, इंडिपेंडेंट ऑफ पाथ फॉलोड है, और वो सिर्फ और सिर्फ डिपेंड करता है, ब्रैकेट में आपको मेन बात बताएं कि वो डिपेंड किस पे करता है, तो याद रखिए इट डिपेंड्स ओनली ऑन इनिशियल एंड फाइनल स्टेट्स ऑफ सिस्टम। वो उस रास्ते पे डिपेंड नहीं करता, उस रिएक्शन पे डिपेंड नहीं करता कि हम जिन रिएक्शंस को या एक रिएक्शन को करवा रहे हैं, बल्कि वो डिपेंड करता है इनिशियल और फाइनल स्टेट पे। इसी वजह से हम ये कहते हैं कि आमतौर पर अगर फॉर एग्जांपल मैं प्रोड्यूस करना चाहता हूं, एक हमारे पास रिएक्टेंट है ए, ठीक है, इससे मैं प्रोड्यूस करवाना चाहता हूं एक रिएक्टेंट लेट से डी प्रोड्यूस करना चाहता हूं, तो एक तो ये वाला रिएक्शन है, ठीक है, तो मैं ए से डी तक जा रहा हूं, लेट से इसकी हीट को हम क्या नाम दे देंगे, इसकी हीट को हम नाम दे देंगे डेल्टा एच का, ठीक है। और दूसरा तरीकेकार क्या है जिससे जो है मैं इसको प्रोड्यूस करवा सकता हूं, वो हो सकता है कि डिफरेंट स्टेजेस को यूज करूं। जैसे मिसाल के तौर पे एक हो सकता है कि पहले मैं ए को कन्वर्ट कराऊं बी में, तो यहां पर कितनी हीट आ रही है, एब्जॉर्ब हो रही है या इवॉल्व हो रही है, उसको डेल्टा H1 कर देंगे। फिर हम क्या कर सकते हैं, हम बी से कन्वर्ट हो सकते हैं सी में, यहाँ पर कुछ और हीट प्रोड्यूस हो जाएगी डेल्टा H2। और इसी तरीके से अगर आगे बढ़े तो हम ये कह सकते हैं कि सी कन्वर्ट हो जाएगा डी में, और ये वैल्यू हो जाएगी डेल्टा H3। अब आप देखो मेन रिएक्शन ये था ए से लेके डी की तरफ जाने का, लेकिन ये जो सारी की सारी हीट्स आ रही हैं उसमें भी हम ए से डी तक जा सकते हैं, लेकिन उसमें हम लोग डिफरेंट पाथ्स को फॉलो करेंगे। तो अगर वाकई ऐसा है तो इसको यूज करते हुए अगर मैं लिखता हूं अकॉर्डिंग टू हेसिस लॉ, अगर हम हेसिस लॉ का इस्तेमाल करें तो हेसिस लॉ समझाता क्या है कि जितनी हीट रिलीज हुई या एब्जॉर्ब होगी मेन रिएक्शन के अंदर, उतनी ही हीट इन सारे रिएक्शंस को ऐड करके भी आ सकती है, यानी कि डेल्टा H1 प्लस डेल्टा H2 प्लस डेल्टा H3, ठीक है। और यही जो मैथमेटिकल एक्सप्रेशन आपके सामने आ रही है, दिस इज नोन एज हेसिस लॉ, ठीक है। क्या मतलब, एक फिगर के जरिए इसी बात को समझाता हूं। मैं ये कह रहा हूं कि फॉर एग्जांपल हम ए से जा रहे हैं प्रोडक्ट डी पर, ठीक है, तो हम फॉलो कर रहे हैं एक रिएक्शन को ए से लेके डी की तरफ जाने के लिए, और इंथैल्पी जो है यहाँ पर चेंज ऑफ इंथैल्पी वो डेल्टा एच है। अच्छा, दूसरा रिएक्शन हम क्या कर रहे थे कि हम पहले ए से बी को प्रोड्यूस कर रहे थे, तो समझ लो हमने ए से बी को प्रोड्यूस करा, बी से हमने सी को प्रोड्यूस किया, और फिर सी से डी। तो जब हमने ए से बी को प्रोड्यूस किया था तो उसकी इंथैल्पी चेंज डेल्टा H1 आ रहा था, जब बी से सी जा रहे थे तो इंथैल्पी चेंज डेल्टा H2 आ रहा था, और सी से डी तक जाने में डेल्टा H3 हो गया। तो वही बात जो मैंने आपको समझाई है कि इस फिगर से आप इस बात को समझोगे कि या तो आप पूरा रिएक्शन कर लो तो जितनी हीट एब्जॉर्ब होगी या रिलीज होगी, वही हीट एनर्जी रिलीज होगी या एब्जॉर्ब होगी अगर इनको आप डिफरेंट पार्ट्स में करते हो। और इसी को अगर एक रियल एग्जाम्पल के जरिए सपोज करें तो उसको भी आप देख सकते हो। और इस रिएक्शन के अंदर हम लोग रिएक्ट करा रहे हैं, ये भी हमारी एग्जाम्पल ही है। इस रिएक्शन के अंदर हम क्या कर रहे हैं, इस रिएक्शन के अंदर हम रिएक्ट करा रहे हैं कार्बन डाइऑक्साइड को सोडियम हाइड्रोक्साइड से। तो कार्बन डाइऑक्साइड को अगर हम रिएक्ट कराते हैं विद सोडियम हाइड्रोक्साइड, तो नतीजे में क्या होता है, नतीजे में प्रोड्यूस हो जाता है हमारे पास सोडियम कार्बोनेट, ठीक है, सोडियम कार्बोनेट प्रोड्यूस हो जाएगा, और साथ साथ प्रोड्यूस हो जाएगा वाटर। तो एक तो हमारे पास रिएक्शन ये है कि हम इसको फॉलो करें, और ये एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन है जिसमें एनर्जी रिलीज होती है, इसका डेल्टा H है 90 किलो जूल, ठीक है, अब इसको याद रखना है। और पर मोल इमिट हो रही होती है 90 किलो जूल पर मोल, और क्योंकि इमिट हो रही है तो हम नेगेटिव साइन इस्तेमाल करेंगे। बट हम इसी रिएक्शन को दो स्टेप्स में भी कर सकते हैं। हम इस कार्बन डाइऑक्साइड को अगर रिएक्ट कराएं, अच्छा यहाँ पे इसको बैलेंस कर लो तो ये 2 हो जाएगा, और इसी रिएक्शन को अगर मैं कराता हूँ, कार्बन डाइऑक्साइड को मैं रिएक्ट कराता हूँ लेट से सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ, तो ये रिएक्शन एक और फॉलो भी करता है, एक और रास्ता ही फॉलो करता है, और ये बन जाता है सोडियम बाइकार्बोनेट। एक में तो डायरेक्ट कार्बोनेट बन गया था और सोडियम बाइकार्बोनेट, और फिर वही सोडियम बाइकार्बोनेट जब रिएक्ट करता है NaOH के साथ, ठीक है। और इस रिएक्शन का पहले बता दूं, इस रिएक्शन की इंथैल्पी जो सोडियम बाइकार्बोनेट बन रहा है, इस रिएक्शन का अगर डेल्टा H कैलकुलेट कर लें, फॉर एग्जांपल डेल्टा H1 कर देते हैं, तो ये आता है रिलीज होती है हीट 49 किलो जूल पर मोल, और क्योंकि हीट रिलीज हो रही है
तो हम नेगेटिव साइन लगाएंगे। और जब सोडियम बाइकार्बोनेट बना, उसको दोबारा NaOH के साथ रिएक्ट कराते हैं, तो नतीजे में हमारे पास प्रोड्यूस हो जाता है सोडियम कार्बोनेट और वाटर। और यहाँ पर जो एनर्जी रिलीज हो रही है, इसको आप लिख दो फॉर एग्जांपल डेल्टा H2। तो ये डेल्टा H2 की वैल्यू कितनी है, ये आती है -41 किलो जूल पर मोल, जो जाहिर करता है कि एनर्जी इसमें भी रिलीज हो रही है। तो आप एक बात नोट करिए, अगर हम इस्तेमाल करते हैं हेसिस लॉ को, अगर हम यहाँ पे इस्तेमाल करते हैं अकॉर्डिंग टू हेसिस लॉ, तो एक सीधी सीधी सी बात है कि डेल्टा H बराबर होता है किसके, डेल्टा H1 और क्या हो जाएगा हमारे पास प्लस डेल्टा H2। तो डेल्टा H1 और डेल्टा H2 को अगर यूज करें तो ये हो जाएगा कितना, ये हो जाएगा -49 और ये होगा -41। तो -49 -41 ये बराबर आ जाएगा हमारे पास 90 किलो जूल पर मोल के माइनस में। और वो जाहिर करता है कि वो उसी वैल्यू के बराबर आ रहा है जो वैल्यू हमने देखी थी टोटल रिएक्शन के अंदर आ रही थी। ठीक है जी। तो इस तरीके से जो है ना हेसिस लॉ में, हेसिस लॉ की बहुत अहमियत है इन थर्मो केमिकल रिएक्शंस। उसको हम इक्वेशंस को ऐड कर सकते हैं, सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं और डिवाइड कर सकते हैं, जैसे चाहे हम। जैसे सिंपल से अलजेब्रिक इक्वेशंस होती हैं उस तरीके से हम उनको इस्तेमाल करते हैं और फिर वो हीट ऑफ फॉर्मेशन कैलकुलेट करने में हमें बहुत आसानी देती है, जो हमें आगे सीखनी है। अब अगर हम आखिरी मिसाल के ऊपर वापस आएँ, तो अब आप एक बात नोट कीजिए, अगर फॉर एग्जाम्पल मैं इन रिएक्शंस को आपस में ऐड कराता हूँ या सब्ट्रैक्ट कराता हूँ, ठीक है, तो आप देख सकते हो कि अगर इन दोनों इक्वेशंस को मैं आपस में ऐड करा दूं, ये ऊपर वाली दो को सब्ट्रैक्ट अगर मैं कराऊं, तो भी आप इस बात को समझ सकते हो। ये देखो, अगर ऊपर वाली दो रिएक्शन को मैं सब्ट्रैक्ट कराता हूँ, इन दोनों को ना, मैं इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करा रहा हूँ, तो क्या क्या कैंसिल हो जाएगा हमारे पास कैंसिल हो जाएगा कि हमने क्या क्या, हमने ऑक्सीजन को ऑक्सीजन से कैंसिल करा, यहाँ पे हमें कार्बन डाइऑक्साइड मिल गई और हाइड्रोजन मिल गई। तो कार्बन जब वाटर के साथ रिएक्ट करता है तो कार्बन डाइऑक्साइड और हाइड्रोजन को प्रोड्यूस करता है। तो शुरू में जो कहानी थी सारी ग्रीन फ्यूल की, वो सिर्फ आपको हेसिस लॉ की एक अहमियत और एक रियल लाइफ एग्जांपल समझानी थी कि अभी भी अगर मैं लेट से यहाँ पर इन दोनों को ऐड कर लूँ, इक्वेशन नंबर 1, 2 और 3, अगर आप इक्वेशन 2 और इक्वेशन नंबर 3 को ऐड करोगे, यानी कि -483.6 और इसमें आप ऐड करोगे 90.1, तो आंसर आ जाएगा 393.5 किलो जूल और जो भी होगा वैल्यू। तो ये हेसिस लॉ के जरिए हम इन इक्वेशन को सॉल्व करते हैं। इंशाल्लाह अगले लेक्चर के अंदर जब हम लोग हीट ऑफ फॉर्मेशंस कैलकुलेट करेंगे तो आपको हेसिस लॉ की अहमियत का अंदाजा होगा। बट फॉर दिस लेक्चर इट इज़ इनफ। आई होप हेसिस लॉ समझ में आ गया होगा। एग्जाम्पल देती है हर किस्म की, और जो भी कन्फ्यूजन है लिख देना कॉमेंट सेक्शन में, आई विल रिप्लाई। दैट्स ऑल। अल्लाह हाफिज़।